जय हिंद दोस्तों। इतिहास सपनों का वीर गाथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने यह सीरीज चालू किया है क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे या जो बुद्धिजीवी थे, जो हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया, जिन्होंने अपनी चिंता न करके हमारे चिंता किया कि हमारे भविष्य में आने वाले जो बच्चे होंगे या जो हमारे आने वाली संतानें होंगी, जो हमारे आने वाले देश के भविष्य होंगे, वो किस तरह होगा। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी चिंता नहीं किया कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने आप को आहुति दे दिया, अपने आप को आहुति दे दिया, अपने प्राण की भी आहुति तो दिए ही दी, अपने बॉडी को भी आहुति दे दिया। क्योंकि दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो इंडियंस थे, इनकी बॉडी को इस तरह यूज करते थे या इनको इस तरह मारते थे कि इन पे से खाल के साथ साथ दोस्तों मांस भी निकल जाता था, ब्लड तो निकलता ही निकलता था। तो दोस्तों, हमें इस सीरीज में सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कहानी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने गर्म दल के नेता थे और इन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं। जर्मनी में हिटलर से मिले और वहाँ से आकर के अंडमान निकोबार द्वीप का जो जापान ने इनको गिफ्ट में दिया था, उसका नाम बदल कर शहीद एवं स्वराज द्वीप नाम रखा और वहाँ पर एक सरकार का गठन किया। दोस्तों, तो वहाँ से दिल्ली चलो नारा भी दिया, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका भी ये भी नारा था। तो दोस्तों, ऐसे कार्य किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। दोस्तों, 23 जनवरी 1897 में एक ऐसे वीर पुरुष का जो जन्म हुआ हमारे देश के उड़ीसा कटक में, जो बंगाल परिवार से बिलोंग करते थे। यह दोस्तों, इनके पिता जानकी नाथ बोस थे, जो कर्नाटक कह रहे हैं, जो कटक के मशहूर वकील थे। वह इनकी माता का नाम था प्रभावती बोस। दोस्तों, आपको बताते कि यह 14 भाई बहन थे सुभाष चंद्र बोस, 6 बहन थी, 8 भाई थे। नेताजी 9वें संतान थे अपने माता पिता के और 5वें पुत्र थे। तो दोस्तों, नेताजी की जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी वह कटक में हुई थी, रेविसाव कॉलेजिएट स्कूल में, और कलकत्ता के प्रेजिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इनका शिक्षा पूर्ण हुआ। लेकिन दोस्तों, इन्होंने प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, सर्वेंट की तैयारी करने के लिए इन्होंने इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में कॉलेज एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय करके, उसमें जाकर के इन्होंने पढ़ाई किया और विश्व में चौथा स्थान हासिल किया, भारत का नाम रोशन किया। उसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि 1921 में भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। तो दोस्तों, जब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं तो उस समय तो इस 1921 तक तो समाचार पत्र भी छपने शुरू हो गए थे। हाँ, अंग्रेज जो कुछ पत्रकार थे, उन्होंने भी इसको अपनी पत्रकारिता में छापना शुरू कर दिया। तो भारत में क्या हो रहा है इसकी खबर इंग्लैंड में भी समाचार पत्रों में छपती थी। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर इसको पढ़ें और इसके बारे में जानकारी उनको जब मिली तो उन्होंने ICS जो पास किया था, इंडियन सिविल सर्विस जो पास किए थे, इन्होंने इसको छोड़ दिया। छोड़ करके वह भारत आ गए। तो दोस्तों, बता दें आपको कि जब भारत आए तो वह कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। जुड़ने के बाद वह 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन आपको बता दें कि गांधी जी के जो अहिंसा विचार था गांधी जी का, इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे। लेकिन एक बात यह भी है कि गांधी जी नरम दल के थे और नरम स्वभाव के थे, और नेताजी गर्म स्वभाव के, गर्म दल के थे। लेकिन दोस्तों, बता दें आपको कि गांधी जी, नेताजी के विचार भले ही अलग थे, भिन्न थे, लेकिन लक्ष्य उनका एक था, भारत को आज़ाद कराना, भारत को आज़ादी दिलाना। दोस्तों, बता दें आपको, जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया।
यह नीति जो था राष्ट्रीय योजना आयोग का गांधी जी को यह पसंद नहीं आया, गांधी जी के विचारों के यह अनुकूल नहीं था। तो दोस्तों 1939 में एक बार फिर नेताजी को अध्यक्ष पद पर चुना गया और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना कैंडिडेट बना करके उनको चुनाव में उतारे थे। लेकिन एक तरफा जीत हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। गांधी जी के जो कैंडिडेट थे वो हार गए, पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी को यह लगा कि मेरी तो इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। गांधी जी ने यह तय कर लिया कि हम कांग्रेस छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि गांधी जी एक बात ये भी बोले थे कि यह बोस की जीत हुई है और मेरी हार हुई है। और हारे कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन कैंडिडेट तो गांधी जी के ही थे। तो गांधी जी ने ही इसीलिए ये बोला था कि ये बोस की जीत हुई है और मेरी हार हुई है। लेकिन जब गांधी जी ने ऐसा बात बोला तो नेताजी को लगा कि गांधी जी मेरे कार्यों से, मेरे जीतने से आहत हुए हैं, उनके दिल को आहत पहुंचाएं। तो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया अपने इस्तीफे पद से, अध्यक्ष पद से। तो दोस्तों इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि क्यों ना हम जो अंग्रेज़ हैं इनके दुश्मनों से मिल करके हम भारत को आज़ाद कराने में उनका सहयोग लें। तो दोस्तों गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि हम उन लोगों के दुश्मनों से मिल करके भारत को आज़ाद कराएं। दोस्तों गांधी जी ऐसा नहीं था कि गांधी जी गलत थे, गांधी जी भी सही थे। क्यों सही थे? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम अभी तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, अगर हम किसी के सहयोग से आज़ादी प्राप्त करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में हम उनके गुलाम हो जाएं, जिसकी वजह से हम आज़ादी प्राप्त कर रहे हैं। तो गांधी जी भी सही थे। तो दोस्तों जब यहाँ से ऐसा बोले सुभाष चंद्र बोस कि हम दुश्मनों से मिल करके आज़ादी प्राप्त करें, तो आपको पता है कि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक यहाँ पर हर परिवार में, हर देश में, हर राज्य में एक ऐसे क्या कहते हैं कि कौन था, ब्राह्मण का भाई कौन था, जो भी था वो दोस्तों उसकी वजह से तो दोस्तों विभीषण था जो, तो हर घर में ऐसे ऐसे विभीषण होते हैं, एक जरूर होते हैं, एक कंफर्म है, भारतीयों में ये है। तो दोस्तों तो भारत में भी थे कुछ भारतीय थे जो अंग्रेज़ों के बहुत बड़े अनुयायी बनते थे। तो दोस्तों जो अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों को पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस हमारे दुश्मनों से मिल करके भारत को आज़ाद कराना चाहता है। तो सुभाष चंद्र बोस के घर में ही इनको नज़रबंद कर दिया सब। तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहाँ रुकने वाले हैं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक गरम दल के और एक ICS व्यक्ति थे जो ICS पास किए थे, जो भारत में ही नहीं विश्व में चौथा रैंक लाए थे। तो दोस्तों इन्होंने अपने भतीजा उनका था जिसका नाम था शिशिर कुमार बोस था, उसके सहयोग से घर से वह भाग गए। और घर से भागने के बाद दोस्तों वह जब गए तो अफ़गानिस्तान सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए। तो दोस्तों जर्मनी में दो शासक रहते थे, एक था एडोल्फ हिटलर जो नाज़ीवादी का समर्थक था और एक था मुसोलिनी जो फांसीवादी का समर्थक था। दोस्तों आप बता दें कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय तो इंग्लैंड ने एक तरफा हिटलर पर यानी जर्मनी पर हमला किया था। उसी के चलते हिटलर ने इंग्लैंड को हराना चाहता था और इंग्लैंड को धूल चटाना चाहता था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए सोचा कि इंग्लैंड का दुश्मन तो हिटलर है और मुसोलिनी है, क्यों ना हम इन लोगों से मिल करके, जापान से मिल करके हम इन समूह के विरुद्ध लड़ें और लड़ करके आज़ादी प्राप्त करें। तो दोस्तों तो जब हिटलर से मिलने के लिए 1933 से 1936 के बीच में यूरोप गए सुभाष चंद्र बोस, तो वहाँ पर हिटलर प्रथम युद्ध में हमारे सैनिकों को जो इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे उनको हिटलर ने कैद करके रखा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मिला और मिलने गए तो उसके ऑफिस में बैठे। तो हिटलर जब आया उधर से तो उसके जो हिटलर के जो चेले चपाटे थे वो नमस्कार प्रणाम करने लगे।
जय हिंद सर करने लगे, सॉरी जय हिंद नहीं, प्रणाम नमस्कार करने लगे। तो करने लगे तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस अभी बैठे ही हैं, एक बार भी न उठे न कुछ बोले। तो वो चला गया। तो जब दूसरा आया, हिटलर दूसरा आया, तो हिटलर फिर आया। तो सुभाष चंद्र बोस बैठे ही रह गए और उनके जो चेला चपाटी थे हिटलर के, फिर वो उठ करके नमस्कार करने लगे, जय सर आ गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस हिले तक नहीं। जब तीसरी बार हिटलर सच में आया तो सुभाष चंद्र बोस उठे और हाथ मिलाएं और उनसे बोलें कि जो आप हमारे सैनिकों को गिरफ्तार किए हैं, कैद किए हैं, उनको अब हमें दे दें। वो हम इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड में यूज करेंगे, इंग्लैंड के थ्रू यूज करेंगे, अपने तरफ से इंग्लैंड को यूज करेंगे उसको। तो दोस्तों वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर ने पूछा कि तुम बैठे ही रह गए, हमारे प्रतिबिंब जो यहाँ से जब गए हैं तो उनको उठ करके तुम नमस्कार भी नहीं किए। तो सुभाष चंद्र बोले कि देखिए सर, पहली बात तो एक कि सोने का परख एक सुनार ही जानता है। वह देख करके बता देगा कि लोहा है कि सोना है। दूर से देख कर ही बता देगा कि वो सोना है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता था कि ये नहीं है, क्योंकि ये आते तो इस तरह हिटलर नहीं रहते हैं। हिटलर बहुत खुश हुआ। तो हिटलर ने खुश होकर वहाँ पर नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी पड़ गया। तो दोस्तों लेकिन हिटलर भी बहुत चतुर था। हिटलर बोला कि अभी तक तो ये मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, आपके सैनिक, हैं, इंग्लैंड के द्वारा, और आप इनको हमसे छुड़ाने आए हैं। क्या कारण, कैसे संभव होगा कि ये मेरे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ये आपके साथ जाकर के इंग्लैंड के खिलाफ लड़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोले कि ठीक है, हमको उनसे मिलवाइए। तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे भाषण दिए, ऐसे बात बोले कि उनके अंदर उनका खून खौलने लगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो हिटलर बोला कि ये भले आपके सैनिक हैं, इनको आप ले जाइए, यूज करिए, लेकिन अभी इनके अंदर जो सैनिक के अंदर गुण होता है, लड़ने का तरीका, अभी इनके अंदर इजाफा नहीं हुआ है, अभी इनके अंदर कमी है इसकी। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से सैनिकों को लेकर के फिर चले आए तो जापान गए। जापान से वो बोला हिटलर की आप सुभाष चंद्र बोस का मदद करिए। तो दोस्तों जापान सुभाष चंद्र बोस का मदद तो किया, वहाँ पर अच्छे हथियार दिया और अच्छा उनको अभ्यास कराया। और उसके बाद लेकिन इसी बीच अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया दोस्तों। तो वहाँ से जापान भारत का मदद करना छोड़ दिया, कहा कि कैसे मदद करेंगे आपका। और सही बात है, कैसे मदद करेगा भाई, जो खुद विपत्ति से गिरा हो, किसी और की मदद कैसे करेगा। तो मदद नहीं कर पाया। तो दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि वहाँ से जब आए सुभाष चंद्र बोस तो यहाँ बर्मा तक चले आए इधर। तो इधर आने के बाद दोस्तों अपना यह वहाँ पर एक जो पहले कैप्टन थे 1943 में, 1940 की बात है, कैप्टन मोहन सिंह थे, अंग्रेज़ों के सैनिक थे। तो वो रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसका कैप्टन थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस का एज बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 70-75 हो गया था। आपको तब इतना पता ही होगा कि अगर किसी सैनिक का या किसी फौज का अगर अध्यक्ष है या उसका नेतृत्व करता ही इतना एजेड है, चल नहीं पाता है, सही से बोल नहीं पाता है, या उसके अंदर पीड़ा है, तो वह आपको पता ही कि वो सैनिक कितना कार्य करेंगे। तो इसलिए रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्वकर्ता बनाती है। उसके बाद दोस्तों जब इसका नेतृत्वकर्ता बनाए तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे कई रेजिमेंट का निर्माण किए। इसमें एक महिला रेजिमेंट का भी निर्माण किए हैं, रानी लक्ष्मी रेजिमेंट। उसका जो कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल नाम था उनका, और वह कैप्टन थी। बता दें आपको कि नेताजी अपनी शादी भी किए थे। जो उनकी सेक्रेटरी थी, ऑस्ट्रेलियन लड़की थी वह, उसका नाम था एमिली नाम था। एमिली मत कह दीजिएगा, एमिली नाम था।
उससे शादी कर लिए। शादी करने के बाद जब उनके और उनकी वाइफ से सहयोग से एक बच्ची पैदा हुई जिनका नाम था अनीता। वर्तमान में माना जाता है कि जो यानी अनीता हैं यह जर्मनी में रहती हैं, अपने सपरिवार के साथ रहती हैं। तो इन्होंने शादी कर लिया, तो वहाँ पे बताया जाता है कि अभी हैं वहाँ पे वो लोग सब परिवार रहती हैं। लेकिन बता दें आपको 21 अक्टूबर 1943 की बात है, 43 की बात है, 1943 जिसे कहते हैं। तो इन्होंने जो जापान दिया था अंडमान निकोबार द्वीप, उसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस ने शहीद एवं स्वराज द्वीप रख दिया नाम, और शहीद एवं स्वराज द्वीप पर ही आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। और वहाँ से अब बता दें, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इनका एक झंडा भी था जिस पर एक दहाड़ता हुआ बाघ का चित्र बना रहता था। 4 जुलाई 1944 की बात है दोस्तों। वहाँ पर जब बर्मा पहुँचे तो वहाँ से नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों कहा जाता है कि एक कविता है, अभी देखिए बता रहे हैं आपको कौन सी कविता है। हाँ देखिए, कहा जाता है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगे उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूँ कहते कहते वक्त की आँखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। अनुज बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्तांतर करता है, इसको भरने वाले जन को सर्वस्वतंत्र समर्पण करना काना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह असाधारण पत्र नहीं आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारती बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्तांतर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुक्कार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चारों छोकी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपना कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्तांतर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा रणवीरों ने नया इतिहास नया। दोस्तों यह कविता लिखे थे गोपाल दास व्यास जी। बता दें आपको कि हाँ एक बात और याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ताइवान के पास हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, शहीद हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक उनका शव नहीं मिला है, और उनके शव पर आज तक, उनके मौत पर आज तक यह विवाद चलता रहा कि कैसे वो देहांत उनका हुआ है। दोस्तों एक बात हमेशा रखिएगा,
जो किसी ने कहा कि कलेजा रह गया फटकर, कहा जब उसने अलविदा पलट कर। दोस्तों, हमारे जो वीर जवान थे अपने आप को इस तरह हमारे देश के लिए खपाए हैं कि हम उनका अगर कर्ज चुकाना चाहें तो नहीं चुका सकते हैं। हाँ, अगर हम उनके लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो हम उनको सम्मानजनक सम्मान से याद करें और इस देश को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, हम आगे आने वाले क्लिप में और भी बताएंगे और भी देखते हैं किसका नंबर आता है, किस शहीद का, किस क्रांतिकारी का हम कहानी जीवनी बताते हैं आपको। दोस्तों, हमारे चैनल को IAS Academy 9796 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस क्रांतिकारी का जीवन परिचय आपको चाहिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को लाइक भी करिए। जय हिंद।